हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 54 है। लेक्चर नंबर 54, इसके अंदर आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे 94 से लेकर 101 तक। और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये सेक्शन बन जाएंगे, सेक्शन नंबर 84 से लेकर 98 तक। ठीक है डियर, आइए इसको हम देख लेते हैं। पहले हमारे पास जो लेक्चर चल रहा था 93 के अंदर ये कंटिन्यू करना था, मगर मैंने किसी वजह से पानी वगैरह पीने की वजह से पास किया था, तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू ही रखा स्टडी। ठीक है, पूरा लेक्चर कंप्लीट किया, मगर बाद में पता चला कि वो 93 तक ही रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं 94 से लेकर 94 बात करता है। हम आपको पता है आर्टिकल लेक्चर नंबर 53 के अंदर हम प्रिजम्पशन की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर हमारे पास जो आर्टिकल रह गए थे वो उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 94 बात करता है प्रिजम्पशन इज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन। ये बात करता है कि जो रिपोर्ट ऑफ डिसीजन, यहाँ पर वर्ड जो है आप देख लें, एक वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं रिपोर्ट ऑफ डिसीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिपोर्टेड केसेस। अरे बस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रिपोर्टेड केसेस। रिपोर्टेड केसेस मतलब जो साइटेशन होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं, कौन से? जैसा कि हमारे पास MLD है, ठीक है, PLD है, ठीक है, SCMR है, सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास मंथली जो रजिस्टर है वो, ठीक है, किसी भी हमारे पास साइटेशन रिपोर्ट जो केस होते हैं, किसी भी हमारे पास जर्नल के अंदर, कोई भी जर्नल हो, चाहे PLD हो, CLC हो, MLD हो, ठीक है, SCMR हो, PCRLJ हो, जो भी हो, जो रिपोर्ट केस होते हैं उनके अंदर वो कहलाते हैं रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन या फिर रिपोर्टेड केसेस। इसको शार्ट में आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको रिपोर्टेड केसेस ही कहते हैं। आइए इसकी हम बेरीडिंग कर लेते हैं। आर्टिकल 94 बात करता है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। कोर्ट, यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ शैल प्रिज्यूम, कि कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना ही करना है। ठीक है, द जेन्युइननेस ऑफ एवरी बुक परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, कि जो बुक जो प्रिंट हुए हैं या फिर पब्लिश शाये किए गए हैं किसी भी गवर्नमेंट के, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंदर, ठीक है, तो फिर वो जो है जेन्युइन माने जाएंगे। जेन्युइन मतलब क्या है? जेन्युइन मतलब सच्चे माने जाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एंड टू कंटेन एनी ऑफ द लॉ ऑफ दैट कंट्री एंड ऑफ एवरी बुक परपोर्टिंग टू कंटेन रिपोर्ट ऑफ डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सच कंट्री, और उस कंट्री का कोई भी कानून उन पर उनके अंदर शामिल हो। ठीक है, किसी भी बुक के अंदर, कोई भी जर्नल हो, किसी भी जर्नल के अंदर अगर ऐसा कोई बुक वगैरह हमारे पास कोई साइटेशन वगैरह दी गई है उस कंट्री की, ठीक है, तो फिर वो हमारे पास रिपोर्टेड केसेस माने जाएंगे और वो सच्चे केसेस माने जाएंगे। जहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। ये बात करता है स्टेटमेंट की। ठीक है, क्या बात करता है हमारे पास 94? क्या बात करता है? स्टेटमेंट इज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स, मतलब किसी भी किस्म की कोई भी स्टेटमेंट हो किसी भी कानून के अंदर, तो फिर वो क्या हमारे पास माने जाएंगे? वो माने जाएंगे हमारे पास जेन्युइन माने जाएंगे। ये आर्टिकल जो है आपने रीड करना है। हमारे पास आर्टिकल 52 जो रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स के बारे में बात करता है, कि जो भी हमारे पास रेलिवेंसी स्टेटमेंट्स लॉ बुक्स के हिसाब से, लॉ साइटेशन जर्नल के हिसाब से, वो सब आपने देखना। और इसके अलावा कौन कौन से आप जो आर्टिकल 94 है उसके साथ कौन कौन से पढ़ने आपने? एक तो 52 पढ़ना है, ठीक है, और इसके अलावा आपने पढ़ना है 112, ठीक है, 112। ये बात करता है ये अथोराइज करता है, अथोराइज द कोर्ट टू टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑल लॉज इन कंट्री। ये कोर्ट को अथोराइज करता है कि कंट्री के अंदर जो भी लॉज हैं उनके बारे में आपको अवेयर रहना है, उनके बारे में आपको आपके जहन में नोटिस उनका रहना ही रहना है। ये क्या बात करता है?
112 क्या बात करता है, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, मतलब कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कोर्ट की नॉलेज में होने चाहिए, जिसकी कोर्ट के नोटिस में होने चाहिए। एग्जांपल जैसे कि आल पाकिस्तान लॉज, रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन हो गए, मतलब रिपोर्टेड केस लॉज हो गए, या जो भी हैं, ठीक है, मतलब जो भी हकीकत है, जैसा कि हमारे पास इंडिपेंडेंट डे है, वो कोर्ट को उस पर कोई प्रूफ नहीं लाना चाहिए, ठीक है, वो कोर्ट की जहन में बात होनी चाहिए। मतलब ऐसे जो कोर्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, वो भी कोर्ट के जहन में होना चाहिए। इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास आर्टिकल नंबर 55। आर्टिकल 55 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू पावर्स ऑफ अटॉर्नी। प्रिजम्पशन एज टू पावर्स ऑफ अटॉर्नी, ये क्या बात करता है, ये बात करता है द कोर्ट शल, यहाँ पर भी शल लिखा है, द कोर्ट शल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी अ पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब कोर्ट को इस बात को तस्लीम ही करना है कि हर एक डॉक्यूमेंट्स जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी है, ठीक है, एंड टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय, और जो एग्जीक्यूटिव जिसके सामने बनाया गया है या फिर किसी शख्स ने उसको ऑथेंटिकेट किया है, उसको जीनियन करार दिया है, उसको अथोराइज, उसको इख्तियार दे दिए हैं बाय अ नोटरी पब्लिक और एनी कोर्ट, फिर चाहे वो नोटरी पब्लिक हो या फिर कोई किसी कोर्ट ने उसको ऑथेंटिकेट किया हो, या फिर किसी जज ने किया हो, या फिर मजिस्ट्रेट, या फिर पाकिस्तान काउंसिल और वाइस वर्सा, या फिर कोई पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक हो, पाकिस्तान का एम्बेसडर हो, उसने किया हो, ठीक है, या फिर किसी और कंट्री का वाइस हमारे पास काउंसिल हो। अब वर्ड यहाँ पर है काउंसिल, काउंसिल मीन्स डिप्लोमेटिक या एम्बेसडर, ठीक है, फिर चाहे वो पाकिस्तान का एम्बेसडर हो, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक हो, या फिर वाइस वर्सा मीन्स या फिर बाहर मुल्क के आके यहाँ पर सफ़ीर रहते हैं, उसके बारे में बात करता है। आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, या फिर जो हमारे पास वफाकी जो हुकूमत है उसकी नुमाइंदगी करने वाले, ठीक है, वाज सो एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड, मतलब उसको माने जाएंगे कि वो उनके सामने ही किए गए हैं, ठीक है, वो ऑथेंटिकेटेड माने जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल, इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास आर्टिकल नंबर 69। आर्टिकल 69 और आर्टिकल 94 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आर्टिकल 84 है, और 95 जो आर्टिकल है वो सेक्शन हमारे पास 85 है, और आर्टिकल 96 से जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये सेक्शन बन जाएगा 86, ठीक है डियर फ्रेंड्स। आइए इसकी हम बेरीडिंग कर लेते हैं। आर्टिकल 96 बात करता है प्रिजम्पशन इज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज़ की, कि जो फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड है ना उनकी, हम यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अगर किसी कोर्ट के कोई डिसीजन आता है तो हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, ठीक है। अब हमारी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री के अंदर कोई केस वगैरह चला है, जुडिशियल रिकॉर्ड है, उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी को क्या अहमियत मिलेगी यहाँ पर, आइए देख लेते हैं। द कोर्ट में, अब कोर्ट यहाँ पर इख्तियार दे दिया गया है, आप एक बात हमेशा जहन में रखें, जहाँ पर मे लिखा हो तो समझ लें ये कोर्ट के ऊपर इख्तियार दिए गए हैं कि कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, कोर्ट चाहे तो नोटिस ले, कोर्ट चाहे तो नोटिस ना ले। आ रही बात समझिए, मतलब कोर्ट को ठोस एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ही उन पर नोटिस लेना है, और जहाँ पर शल लिखा है तो फिर कोर्ट को उन पर नोटिस लेना ही है। द कोर्ट में presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country not forming part of Pakistan is genuine and accurate। कोर्ट को ये बात, कोर्ट जो है इस बात को प्रिज्यूम कर सकती है, इस बात को समझ सकती है मतलब समझे ना समझे मर्जी वाली है, ठीक है। डेट एंड डॉक्यूमेंट की, कोई भी डॉक्यूमेंट से जो वो सर्टिफाइड कॉपी से किसी भी कंट्री की, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा ना हो, उसको जेन्युइन और एक्यूरेट समझ सकती है, मतलब वो बिल्कुल 100% दुरुस्त और असली। जेन्युइन में, जेन्युइन वर्ड का मतलब क्या है, असली। एक्यूरेट मतलब जो है हमारे पास 100% सच्चे, ठीक है।
इफ़ द डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स टू बी सर्टिफाइड इन एनी मैनर, अगर वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिख रहे हों कि वो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, इन एनी मैनर which is certified by any representative of the federal government or in or for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of copies of judicial records। मतलब जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा हो, कोई भी उसकी नुमाइंदगी करने वाला हो, वो उसको सर्टिफाई करे, या फिर जो कंट्री का जो हमारे पास सर्टिफाइड कॉपीज़ है, जिस कंट्री के जुडिशल रिकॉर्ड का जो हिस्सा है, उस कंट्री के जो है उस कंट्री का ही सर्टिफाइड कॉपी हो, उस कंट्री के ही किसी शख्स ने जो है उसको जो सर्टिफाइड कॉपीज़ बनाया हो। ठीक है, आई बात समझ में, तो बात समझ में आई। और इन, ठीक है, गवर्नमेंट अंदर हो, फेडरल गवर्नमेंट, आर फॉर सच कंट्री, या फिर उस गवर्नमेंट का हो, मतलब हमारी गवर्नमेंट का कोई नहीं, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो एम्बेसडर है वो भी इसको सर्टिफाई कर सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई इंडिया का जुडिशल रिकॉर्ड पेश किया जाता पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर जो है उसको सर्टिफाई कर सकता है कि ये जो है जेन्युइन है और ये इसी अदालत का ही होगा जहाँ का ये पेश कर रहे हैं, जहाँ का ये प्रपोज हो रहा है, या ठीक है, या फिर उस कोर्ट, उस कंट्री के, उस मुल्क के जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इनको सर्टिफाई करे कि ये हमारे ही कोर्ट के हैं। ठीक है, हमारे कोर्ट के जो वहाँ पर कॉमनली आम तौर पर जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है वो तरीक़ेकार इस्तेमाल हो वहाँ पर हमारे पास सर्टिफिकेशन ऑफ कॉपीज़ ऑफ जुडिशल रिकॉर्ड्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं, इसके अंदर एक हमारे पास सब आर्टिकल 2 है। सब आर्टिकल 2 के अंदर बात की गई है एन ऑफिसर हु with respect to any territory or place not forming part of Pakistan, मतलब कोई भी एक ऑफिसर हो जो कि किसी और टेरेटरी के अंदर हो जो कि पाकिस्तान का हिस्सा ना हो, इज अ पॉलिटिकल एजेंट देयरफॉर, तो फिर वो पॉलिटिकल एजेंट ही कहा जाएगा वहाँ का। ठीक है, एज डिफाइंड सेक्शन 3 क्लास 40 ऑफ जनरल क्लासेस एक्ट 1897। ठीक है, जो जनरल क्लास एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के क्लास 40 के अंदर जो डेफिनेशन बताई गई है, ठीक है, वो जो है पॉलिटिकल के एजेंट कोड है। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है रिप्रेजेंट्स करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है इन एक्सीडिंग स्टेट या फिर ट्राइबल एरिया। जो एक्सीडिंग स्टेट होती है ना, अब एक्सीडिंग स्टेट क्या होती है, एक्सीडिंग स्टेट मतलब फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये हमारे पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने ये जगह ले ली है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान ने ये हिस्सा अपना बढ़ा दिया। अब ये जो हिस्सा पाकिस्तान ने बढ़ाया ना, ये एक्सीडिंग स्टेट कहलाएगी, एक्सीडिंग स्टेट भी कहलाएगी, ये फिर ट्राइबल एरिया भी कहलाएगा। ठीक है, तो फिर इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, वो हमारे पास कहलाएगा पॉलिटिकल एजेंट। यहाँ तक बात क्लियर है। आप जनरल क्लास एक्ट के सेक्शन 3 और क्लास 40 को देख लेना, उसके अंदर पॉलिटिकल जो हमारे पास ऑफिसर है, पॉलिटिकल ऑफिसर, ठीक है, उनकी पॉलिटिकल एजेंट की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। आ रही बात समझे, यहाँ तक बात क्लियर है। शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लास 1 be deemed to be a representative of the federal government in or for the country comprising that territory or place, मतलब जो भी एक्सीडिंग कंट्री है या फिर ट्राइबल एरिया है उसके तहत तो वो रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी सिंपल। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 97। आर्टिकल 97 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। हमारे पास ये बात करता है बुक्स, मैप और चार्ट। ठीक है, बुक, मैप और चार्ट वाज रिटन और प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हुज नेम इज शोन एज दैट ऑफ ऑथर, मतलब यहाँ पर बात की जा रही है ऑथर की, बट कैन नॉट प्रिज्यूम अबाउट जेन्युइन एंड एक्यूरेट। अब यहाँ पर हम सिर्फ हमें मैप प्रिज्यूम करना है, यहाँ पर हमारे पास किसके बारे में प्रिज्यूम हम कर सकते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 97 के अंदर द कोर्ट में
कोर्ट अगर चाहे तो समझ सकती है इस बात को, दैट एनी बुक टू विच इट मे रेफर फॉर इंफॉर्मेशन एंड मैटर्स ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। जब बात आ जाए पब्लिक या फिर जनरल इंटरेस्ट की, जब कोर्ट जो है रेफर हो, कोर्ट जो है मालूमात के लिए रेफर करे, ठीक है, किसी भी बुक को, एंड दैट एनी पब्लिश्ड मैप और चार्ट, फिर चाहे वो कोई पब्लिश्ड जो शाये किया हुआ नक्शा हो या फिर कोई चार्ट हो, द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रेलिवेंट फैक्ट्स, जो स्टेटमेंट्स वहाँ पर जो दी जाएगी, जहाँ पर वर्ड्स है स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट वहाँ पर जो दी जाएगी, ठीक है, एंड विच प्रोड्यूस्ड फॉर इट्स इंस्पेक्शन, जो स्टेटमेंट दी जाएगी वहाँ पर वो रेलिवेंट मानी जाएगी, ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स, जो चीज़ प्रोड्यूस की गई है कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, अरे बस में उसको भी रेलिवेंट माना जाएगा। वाज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय द पर्सन, तो फिर वो मान लिया जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसी शख्स ने लिखे हैं या फिर उसी शख्स ने शाये किए हैं, पब्लिश किए हैं। एंड एट द टाइम एंड प्लेस, और उस वक्त और उस जगह, बाय होम आर एट विच इट परपोज टू हैव बीन रिटन और पब्लिश्ड, कि वो कहाँ पर लिखे गए या किसने लिखे, ठीक है, अरे बस किसने लिखे या फिर किसने पब्लिश किए, ये बात वहाँ पर जहन में आती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि आप इसके बारे में सिर्फ प्रिज्यूम कर सकते हैं, किसके बारे में, कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये किसने लिखा है, अरे बस बाय द पर्सन हुज नेम इज शोन एज दैट ऑफ ऑथर, ठीक है, जिसका नाम दिखाया गया कि ये इस शख्स ने लिखा है, ठीक है, तो फिर कोर्ट मान सकती है। पर कोर्ट ये नहीं कह सकती कि ये जीनियन है या एक्यूरेट है, इसके बारे में कोर्ट जो है इस पे जो है प्रिजम्पशन नहीं लगा सकती। उसके बाद चले जाते हैं हम आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस। अभी जो टेलीग्राफिक का हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट नहीं रहा, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, व्हाट्सएप आ गए हैं, मैसेंजर वगैरह, फेसबुक या फिर बहुत सारे जो मोबाइल जो मैसेज हैं वो, तो फिर ये वो टेलीग्राफिक मैसेज का ज़माना तो नहीं रहा, इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर फिर भी इसकी हम स्टडी कर लेते हैं। जहाँ पर बात करता है एक वर्ड है एड्रेसी। एड्रेसी मतलब जिसको आप भेज रहे हैं, एड्रेसी, वन टू हुम समथिंग इज एड्रेस्ड। एक वर्ड है एड्रेसी, ठीक है, मतलब वन टू हुम समथिंग इज एड्रेस्ड, मतलब वो शख्स जिसको आप कुछ भेज रहे हैं, जिनके पते पर आप कुछ कोई चीज़ भेज रहे हैं वो, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं। द कोर्ट में, यहाँ पर भी में आया है, presume that message forwarded from a telegraph office to the person to whom such message purports to be addressed, कि कोई भी मैसेज जो है फॉरवर्ड किया गया है किसी टेलीग्राफ ऑफिस से, जिस शख्स को भेजना था उसी शख्स को फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड्स विद द मैसेज डिलीवर्ड फॉर ट्रांसमिशन एट द ऑफिस, ठीक है, जो कि डिलीवर्ड्स हो चुका है, वहाँ पर फेड हो चुका है उसी शख्स को एट द ऑफिस, फ्रॉम विच मैसेज परपोर्ट्स टू बी सेंट, जहाँ से मैसेज वो भेजे हैं, ठीक है। बट द कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय होम सच मैसेज वाज डिलीवर्ड फॉर ट्रांसमिशन, मगर कोर्ट इस बात के बारे में प्रिजम्पशन नहीं कभी भी कर लगा सकती कि ये मैसेज जो है ये किसने फॉरवर्ड किया है। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पर बात की गई सिर्फ एड्रेस ही की, कि जो शख्स को, किसी शख्स को अगर आप फॉर एग्जांपल कोई लेटर आप मुझे भेज रहे हैं, ठीक है, आप कराची बैठे हैं, आप कराची से आप लेटर भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, अर्जुन को, ठीक है, आप किसको भेज रहे हैं, अर्जुन को, ठीक है, मेरी मुकम्मल एड्रेस लिखी है, तो फिर आपने कराची से भेजा, ठीक है, किसने भेजा, ए ने भेजा फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए ने कराची से भेजा, मुझे कोई खत भेजा, ठीक है, या फिर कोई गिफ्ट भेजा या फिर कुछ भी भेजा, ठीक है, इन्होंने मेरी मुकम्मल एड्रेस लिखी है, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे डिलीवर हो चुकी, ठीक है। अब वो चीज़ जो है सिर्फ मुझे, मेरी बात को कंसीडर किया जाएगा कि मुझे वो चीज़ मिली या नहीं मिली, डिलीवर हो चुकी, ठीक है, ये किसने भेजा, क्यों भेजा, वो चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं, उसके बारे में कोर्ट जो है वो जो है प्रिजम्पशन नहीं लगा सकती, मगर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि ये शख्स ने इनको जो पोस्ट किया गया है, जो इनकी एड्रेस पे जो मैसेज किया गया है वो जो है बिल्कुल
दुरुस्त किया गया है, मतलब बिल्कुल मुझे भी भेजना था तब भी इनके पास मेरी एड्रेस थी और इन्होंने मुझे जो है वो डिलीवर्ड मुझे हुआ है, ट्रांसमिशन हुई है। यहाँ तक बात कीजिए, वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद हम चले जाते हैं आर्टिकल 99 पर। आर्टिकल